Hello everyone, welcome to the Booster Shot. By means of this show, I, Ayush Gupta, cover for you on a daily basis the big picture debates of the Rajya Sabha TV, Indian Express's explained section that is extremely popular, and the Science Monitor of Rajya Sabha TV, that is a weekly show which deals with scientific developments of national and international importance. जैसा कि हम जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल एक साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है. नाउ पर्पस क्या है इस शो का? इस शो का पर्पस ये है आपको रेप्लिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर से बचाना. बेसिकली हर एक सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स आज नहीं तो कल एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन करता है. हाउएवर, व्हाई वी हैव पिक्ड अप दीज थ्री टॉपिक्स, ये तीन इश्यूज ऑफ करंट अफेयर सेगमेंट ना सिर्फ उन हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है बल्कि हमें साथ के साथ एक पर्सपेक्टिव भी देता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारी आंसर राइटिंग के अंदर. सो किसी भी करंट अफेयर्स को सिर्फ जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका सोल्यूशन भी हमें आना चाहिए. सो बेसिकली दिस इज अ मीन्स ऑफ स्मार्ट स्टडीज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्मार्ट स्टडी से होते हैं, रोट लर्निंग से क्लियर नहीं होते. सो देखते हैं हम आज क्या करने वाले हैं. सो आज हम इंडियन एक्सप्रेस का यस्टरडेज एक्सप्लेन्ड सेक्शन कवर करेंगे जिसका हेडिंग थी ओजोन पैक्ट इन क्लाइमेट फाइट. सो आइए देखते हैं इसमें बात क्या करी गई है. सो बेसिकली इंडिया ने रैटिफाई कर दिया है, असेंट दे दिया है टू किगाली अमेंडमेंट ऑफ 2016. ये अमेंडमेंट करी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 का वह प्रोटोकॉल है जो कि डील करता था उन कंपोनेंट्स को फेज आउट करने के लिए जो कि ओजोन गैस की O3 की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो अब इससे हमें करना क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो कि यूज होते हैं कूलिंग के लिए इन आर एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, फोम इंडस्ट्री जो सोफों में फोम लगती है, इंसुलेशन के लिए जो फोम यूज होती है उसमें लगती है, उसे अब हमें टोटली फेज आउट करना पड़ेगा. कब तक? 2047 तक. सो कारण क्या है बेसिकली इसका? जो HFCs है बेसिकली इनका जो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर पोटेंशियल है दैट इज रफली 2500 टाइम्स देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड जैसे कि हम जानते हैं विद द डेवलपमेंट गोइंग ऑन, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन कमिंग ऑन, पीपल कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, देयर इज राइजिंग डिमांड फॉर कूलिंग एंड रफली इंडिया के अंदर 8% इनकी डिमांड है. 8% HFC की हर साल डिमांड बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू राइजिंग एयर कंडीशनिंग डिमांड्स. एंड इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड, अगर इसी तरीके से HFCs यूज होते रहे तो इनका ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर एनुअल कंट्रीब्यूशन 19% पहुंच जाएगा बाय 2050. सवाल अब यहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, व्हाई अमेंडिंग द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये सवाल क्यों है? बेसिकली यहां पे तीन चीजें हैं: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कोयोटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट. सो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिर्फ डील करता था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से. ओजोन को डिप्लीट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि हमारे एयर कंडीशनर्स में होती थी. प्रॉब्लम क्या थी कि साइंटिस्ट को यह पता चला था कि हमारा ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर O3 गैस की एक लेयर है एंड ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं बेसिकली इस O3 के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है. इस O3 के कंपोनेंट को ये रिड्यूस कर देते हैं. O3 का फायदा क्या था कि बेसिकली सन से जो लाइट्स आती हैं उसमें हार्मफुल UV रेस भी होती हैं. ये O3 उन UV रेस का इंपैक्ट खत्म कर देती हैं, उन UV रेस को नीचे नहीं आने देती. UV रेज यदि नीचे आती हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू स्किन कैंसर, जिसके लिए ज्यादा ससेप्टेबल दोज पीपल हु हैव वाइट स्किन. अब इसका नोशन मैं कहां पे लेके जा रहा हूं आप सोच सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश हुआ था उन गैसेस को फेज आउट करने के लिए जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं.
टुडे हम ऑलमोस्ट 98% CFCs को फेज आउट कर चुका है, या फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की जो भी गैसेस हैं उनको हम 98% डिप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। जो रफली 1% रहा है वो है HCFC, वो भी इसलिए, ये ऑल्दो बहुत इसका पोटेंशियल कम है विद रिस्पेक्ट टू CFCs इन डिप्लीटिंग ओजोन गैसेस, लेकिन इसके अंदर फिर भी क्योंकि ये क्लोरीन का कंपोनेंट है, सो दिस इज द रीजन कि अभी ये 1.5% बचा है एंड ये भी बहुत जल्दी फेज आउट होने वाला है। इसके अल्टरनेटिव था HFCs। नाउ सवाल ये उठता है कि जब HFC का कंट्रीब्यूशन ओजोन डिप्लीशन में है ही नहीं, इट इज अ पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग गैस, सो हम इसको कोयोटो प्रोटोकॉल जो कि डील करता है ग्लोबल वार्मिंग गैसेस से, या फिर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम इसे डील क्यों नहीं करते। सो इसका कारण ये सजेस्ट किया गया है कि अब तक जो हमने एक्शंस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर लिए हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुए हैं विज़ावी कोयोटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। So therefore, why not use this opportunity under Montreal Protocol only? Why not use that very system only to achieve phasing out of HFCs itself? अगर अब इंडिया की बात करें तो आज की हमारी एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट में 40% समथिंग HCFCs हैं, 40% समथिंग HFCs हैं, लगभग 10% ग्रीनर सोर्सेस को हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेशन। स्लोली एंड स्लोली इंटायर वर्ल्ड इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम HCFCs टू HFCs। नाउ विद दिस अमेंडमेंट कमिंग इन, अब टारगेट रख दिया गया है टोटल फेज आउट का HFCs का टिल 2047 एंड इंडिया का बेसिकली सबसे फादेस्ट है टारगेट, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका टारगेट 2031 है बेसिकली। सो अगर हम इस अमेंडमेंट को तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती है एंड किगाली अमेंडमेंट बिकम सक्सेसफुल, तो इसका पोटेंशियल क्या है। हमने कल ही अपने यस्टरडेज लेक्चर में वी हैड टॉक्ड अबाउट यूएन कोड रेड ऑफ द IPCC 6th अमेंडमेंट रिपोर्ट, जो कि ये कह रही थी दैट 2040 तक हमारा ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ना तय है। सो अगर ये किगाली अमेंडमेंट आ जाती है तो रफली 0.5 डिग्री राइज इन ग्लोबल वार्मिंग, 0.5 डिग्री सेल्सियस का राइज जो अर्थ के अंदर है वो रुक सकता है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मिडल ऑफ सेंचुरी नहीं, एंड ऑफ दिस सेंचुरी की बात हो रही है। नो सिंगल अदर अल्टरनेटिव, कोई भी दूसरा एक्शन इतना इफेक्टिव नहीं है, इतनी इंटरवेंशन इफेक्टिव नहीं है जितनी कि ये इंटरवेंशन इफेक्टिव होगी। सो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। 2019 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लान लेके आई, द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ऑफ 2019 फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। बेसिकली ये पॉइंटर्स हैं जो कि हमें लिखने होंगे जब हम हमारे तरफ से क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बात करेंगे। यदि आपको एसए में कोई क्वेश्चन आ जाए या जीएस के कंपोनेंट में क्वेश्चन आ जाए या अदरवाइज किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इंडिया का क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, सो आप ये लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये जो प्लान है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये डिस्क्राइब करता है कूलिंग को एज डेवलपमेंटल नीड। सो नेचुरली जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे कूलिंग नीड्स भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज को कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होएगी, जो लेबर फोर्स काम कर रही है उनकी प्रोडक्टिविटी इंहांस करने के लिए कूलिंग की रिक्वायरमेंट होएगी। एंड जैसे जैसे आप देखते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एयर कंडीशनिंग का कितना ज़्यादा यूज़ होता है, सो यस इट इज़ अ डेवलपमेंटल नीड। एस्टिमेट क्या है कि हमारी जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है ये लगभग 8 गुना बढ़ जाएगी इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। सो कूलिंग इंडस्ट्री को तो बहुत तगड़ा जंप मिलने वाला है। So this will lead to 5 to 8 fold increase in demand of refrigerants। 5 से 8 गुना ज़्यादा रेफ्रिजरेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इस राइजिंग डिमांड को ये जो एक्शन प्लान है ये कंसर्न रखता है कि इस राइजिंग डिमांड को हम सस्टेनेबल एक्शन के द्वारा मैनेज करें एंड देयरफॉर हमें इसके अल्टरनेटिव्स अब ढूंढने पड़ेंगे। सो हमने टारगेट ये रखा है कि हम रिड्यूस करेंगे हमारी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की डिमांड को रफली
20 to 30% बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर्स। सो लगभग 30 गुना हमारी तो पहले हम डिमांड रिड्यूस करेंगे। डिमांड कैसे रिड्यूस होएगी? जब अल्टरनेटिव्स हमारे पास होंगे। यदि हमने खुद के अल्टरनेटिव्स नहीं डेवलप करे, देन हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट, इन ऑर्डर टू डिराइव टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट। अभी रिसेंटली हमने एक्चुअली 2047 का टाइम लिया ही क्यों है? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज अभी इंडस्ट्री ट्रांजिशन कर रही है HCFC से HFC की तरफ, एंड अब HFC से हमें अल्टरनेटिव्स पे जाना होगा। सो नेचुरली ये लंबा टाइम फ्रेम ज़रूरी था हमारी इंडस्ट्री को इंसुलेट करने के लिए, सो दैट हमारी जो कूलिंग इंडस्ट्री को हमने बूम दिया है बाय इम्पोजिंग टैक्सेस अभी तो रिसेंटली ऑन इम्पोर्ट्स, उसका कोई ना कोई फ़ायदा हमें हो। सो हमने R&D इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं अंडर दिस प्लान, एंड प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आर इन IIT बॉम्बे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद। सो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स भी हम यहाँ पे HFCs के देख लेते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ना सिर्फ इनकी लोअर कॉस्ट है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी लो है एंड हायर एफिशिएंसी भी है। मुद्दा है सिर्फ टेक्नोलॉजी का, जो कि हमें हार्नेस करनी है। नाउ क्लाइमेट चेंज के अब एक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया के अब क्या क्या रोल हो चुका है। बेसिकली इसको अमेंड किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई करने से हमने अपनी एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग भी बनानी है एट COP26, Conference of Parties 26, which is going to be held in November 2021 in Glasgow, Scotland. So इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया की कंट्रीज बैठती हैं, एक दूसरे के एक्शंस को इवैल्यूएट करती हैं, नए नए सॉल्यूशंस लाती हैं, एंड यहाँ पे स्पेसिफिक क्लाइमेट डिप्लोमेसी चलती है। सो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की हाई टेबल पे हमारी स्ट्रॉन्गर पोजीशन कैसे होगी? तब हमारे पास व्हाट आर द फेदर्स दैट वी हैव इन आवर कैप। सो बेसिकली पहले तो जो इंडिया ने टारगेट सेट करे थे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, और हमारे जो एक्शंस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अचीविंग देम, उसको यूरोपियन यूनियन ने सेटिस्फैक्टरी ठहराया है। दिस इज अगेंस्ट द टारगेट्स एंड द एक्शंस ऑफ US, चाइना एंड अदर कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट, द ऑयल रिच कंट्रीज, जिनके एक्शंस बिलो सेटिस्फैक्टरी हैं अभी तक इन क्लाइमेट टारगेट्स को जो उन्होंने डाले थे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। सेकेंडली हमने नेशनल सोलर एक्शन प्लान है, जिसके अंदर हम हमारी 100 गीगावाट्स तक सोलर कैपेसिटी को लेके जाने की बात करते हैं। इंडिया ने इंटरनेशनली फोरफ्रंट लेते हुए सेटअप करी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके अंदर सभी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, जो इक्वेटर के ऊपर नीचे जो कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक्स में जो रहती हैं, उनका जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है, उसको हार्नेस करना है बाय मींस ऑफ कोऑपरेशन। देन वी हैव फॉर्म्ड द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने अपने कल के लेक्चर में बात करी थी कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज आज की डेट में इनएविटेबल है, एंड एक्सट्रीम मेजर्स लेने के अलावा उसको प्रिवेंट करने के ज़रूरी है कि हमारी जो अडेप्टेशन कैपेसिटीज़ हैं उसको भी इन्हांस किया जाए। इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के अंदर कोऑपरेशन लानी पड़ेगी, सो दैट एवरी कंट्री हैज सच infrastructure which is equipped to meet the future disaster that may happen because of natural calamities. So this is going to give us a stronger position at the negotiation table and a higher position at the negotiation table in COP26, which is going to be held in Glasgow. So आपको इसे COP26 के पर्सपेक्टिव से देखना है। आने वाले दिनों में भी और भी कई लेक्चर्स आएंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। So be tension free with respect to developing a coherent view with respect to environmental issues. So this will be all from for today from my side. Thank you and have a nice day.